अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 ऑफ जेनेटिक सीरीज़, जिसमें हम मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछला जो टॉपिक था, पिछली जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कोडोमिनेंस तक बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और आई बटन में भी उसका लिंक डाला है, आप दोनों जगह से देख सकते हो उस वीडियो को। और उसके बाद सबसे पहली जो वीडियो थी जिसमें जनरल बातें की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया था। तो आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है पहले वाली, तो उसको देख लो ताकि आप इसमें बताई हुई बातों को समझ सको। सही है, क्योंकि उसमें मैंने जनरल बातें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे जीन क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, दोनों में क्या लिंक होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब जो है दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और आई बटन में भी गिवन है। अच्छा जी, अब जो है हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और वीडियोस फ्रीक्वेंटली मिलती रहें। अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं ताकि आप को सारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली मिलती रहें। चलो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का क्या मतलब है? इस मल्टीपल एलील को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एक ट्रेट है, किसी भी एक कैरेक्टर के लिए एटलीस्ट मिनिमम हमारे पास 2 जीन होने चाहिए। 2 जीन मिलके, यानी जीन का एक पेयर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सही है। अब अगर कोई एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके लिए जो जीन मौजूद है वो 2 से ज़्यादा है, सही है, 2 से ज़्यादा है, तो वो कहलाएगा मल्टीपल एलील्स। यानी एक जीन है, सही है, मैंने बताया था अगर 2 जीन हैं, दोनों का कैरेक्टर एक ही है, एक्सप्रेशन भले डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल कलर है, एक जीन है जो फ्लावर में रेड कलर प्रोड्यूस करता है और एक और जीन है जो कि फ्लावर में वाइट कलर प्रोड्यूस करता है। भले दोनों का एक्सप्रेशन अलग है लेकिन कैरेक्टर तो एक है, कलर। तो ऐसे जीन्स को आपस में हम एलील्स कहते हैं। यानी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सेम लोकस पे जो जीन मौजूद होते हैं वो एलील्स कहलाते हैं। इन द सेम वे कि अगर 2 से ज़्यादा जीन मौजूद है तो इसका मतलब है एक जीन के अगर 2 से ज़्यादा एलील्स मौजूद हैं तो वो क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है मल्टीपल एलील्स। इवन के एक जीन के 300 एलील्स भी हो सकते हैं। सही है। लेकिन आप इतनी बड़ी एग्जाम्पल को आज डिस्कस नहीं करने वाले, इवन के हमारे कोर्स में भी नहीं है। हमने जो डिस्कस करना है वो 3 एलीलिक फॉर्म को डिस्कस करना है, दैट इज़ ABO ब्लड ग्रुप। सही है। अच्छा जनाब, ABO ब्लड ग्रुप यानी ब्लड को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले मैं कुछ प्रीवियस बातें आपको याद दिला दूं। वो क्या है? देखें, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की ज़रा स्ट्रक्चर पे गौर करो। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में 2 चीज़ें होती हैं। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स 2 किस्म के होते हैं। एक प्रोटीन होता है जो ECS टू ICS आ रहा होता है, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस टू इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, सेल के बाहर से अंदर तक आ रहा होता है, वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाता है। एक प्रोटीन जो है वो कहलाता है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी जो सिर्फ बाहर लगा होता है, अंदर तक नहीं आ रहा होता है, इसको हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन का काम ये होता है, ये सेल को लेबल करता है। सही है, या हम इसको इन शॉर्ट एंटीजन कहते हैं। ये सेल की लेबलिंग करता है। समझ में आ रही है बात? अगर हम RBCs की बात करें, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें, तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स में जो लेबलिंग प्रोटीन होता है, यानी जो एंटीजन होते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। सही है, एंटीजन A और एंटीजन B RBCs में। सही है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी RBC में एंटीजन A प्रेजेंट है, सही है, तो वो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा, उस बंदे का उसका ब्लड ग्रुप होगा A। और अगर किसी पर्सन के RBC में एंटीजन B प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा B। सही है। और अगर किसी में A और B दोनों प्रेजेंट हैं तो उसका ब्लड ग्रुप होगा AB। सही है। और अगर किसी में दोनों में से कोई भी नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा O। सही है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव को भूल जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव को अभी थोड़ी देर के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। इसका मतलब है RBC में अगर एंटीजन
ए है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो बी, दोनों है तो ए बी, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो ओ। अच्छा, अब ज़रा इसको एक और चीज़ से डिस्कस करते हैं। अगर आरबीसी में एंटीजन ए है तो उसी ब्लड के प्लाज्मा यानी सीरम में, सीरम और प्लाज्मा के फ़र्क को अभी हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं उसकी, बस यूँ याद रखो कि भाई अगर किसी के ब्लड में एंटीजन ए है यानी उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो होगी बी। सही है, एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी होगी। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप में, किसी के ब्लड में एंटीजन बी है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी वो होगी एंटीबॉडी ए। और अगर किसी के अंदर दोनों है तो उसके अंदर दोनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। सही है, और अगर किसी में दोनों में से कोई एंटीजन नहीं है तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। सही है, अब इस बात को ज़रा समझो। समझना क्या है, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप था ए, उसको डोनेट कर दिया जिसका ब्लड ग्रुप था बी। अब ब्लड ग्रुप बी वाले ने ए को डोनेट कर दिया, बी में क्या था एंटीजन बी। अब एंटीजन बी जब एंटीजन ए में जाएगा तो एंटीजन ए में क्या मौजूद है, एंटीबॉडी बी, ये इसको अटैक करेगा। सही है, अगर ए वाले ने बी को डोनेट किया तो सेम रिएक्शन ए के साथ भी होगा क्योंकि बी में था एंटीबॉडी ए। अब एंटीजन जिसका ब्लड ग्रुप ए था उसके अंदर एंटीजन ए था, वो जब ब्लड ग्रुप बी में जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए मौजूद है, ये इसको अटैक करेगा। सही है, अब देखो जिनका ब्लड ग्रुप ए भी है वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं, उनको चाहे ए डोनेट कर दे चाहे उनको बी डोनेट कर दे, कोई भी डोनेट कर दे, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। सही है, तो उसको कोई ख़तरा नहीं है। सही है, उसको किसी से कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं, उसके अंदर दोनों के ही एंटीजन मौजूद है। वो ए को भी पहचानता है, वो बी को भी पहचानता है। इसकी एग्जाम्पल, इसकी पहचान बिल्कुल ये रखो, ए वाला सिर्फ ए को पहचानता है, बी वाला सिर्फ बी को पहचानता है, ए बी दोनों को पहचानता है। तो ए बी को चाहे ए डोनेट करे या बी डोनेट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन द सेम वे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, सही है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी मौजूद है, सही है, उसको चाहे ए डोनेट करेगा तो भी एडवर्स रिएक्शन आएगा क्योंकि एंटीबॉडी ए को अटैक करेगी। अगर बी डोनेट करेगा तो भी ए बी डोनेट करेगा तो और ज़्यादा। सही है, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ए बी को भी डोनेट कर सकते हैं, बी को भी डोनेट कर सकते हैं और ए को भी डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ओ ए बी को डोनेट करेगा, ओ में तो कोई एंटीजन नहीं है, ए बी को कोई ख़तरा नहीं है। सही है, अगर बी को डोनेट करेगा तो फिर भी कोई ख़तरा नहीं क्योंकि एंटीजन तो कोई है नहीं, अभी एंटीबॉडी किसको अटैक करेगा। सही है, और ए को करेगा तो भी कोई ख़तरा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो ए बी है वो हर किसी से रिसीव कर सकता है, ए से, बी से, ओ से, सबसे, और ए बी से भी। और जो ओ है वो हर किसी को डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई जो ए बी होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और जो ओ होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम अभी आगे पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़े से इसकी जेनेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब भाई देखो, आरबीसी में एंटीजन की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास 3 जीन होते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल आई। सही है, अब मल्टीपल जीन है ना, देखो मल्टीपल जीन है, मल्टीपल एलील है, यानी ये भी एक जीन है, ये भी। सही है, यानी 2 से ज़्यादा जीन मौजूद है। कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप। सही है, जीन कितने हैं, एलीलिक फॉर्म कितने हैं, 3 हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किस में आएगा, मल्टीपल एलील्स में आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ज़रा एक चीज़ को देखो, एंटीजन ए यानी आई ए जो है और एंटीजन आई बी, ये दोनों डोमिनेंट होते हैं आई के ऊपर। यानी आई जो है, स्मॉल आई जो है, ये रेसेसिव है। किसका रेसेसिव है, इसका भी रेसेसिव है और इसका भी रेसेसिव है। यानी आई जो है वो आई ए का भी रेसेसिव है, स्मॉल आई ए का भी रेसेसिव है और आई बी का भी रेसेसिव है। एक और बात, ये आई ए और आई बी ये दोनों जो हैं एक दूसरे के कोडोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कोडोमिनेंट। अब एक और बात क्या, मैंने 3 जीन्स तो हैं यहाँ पे, 3 जीन तो हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में हमेशा ये पेयर की फॉर्म में ही रहेंगे, या तो आई ए आई बी, आई ए आई बी आई। सही है, इस तरह से हो सकता है। सही है, ये बात अब आप लोग
इस बात पे ज़रूर कंफ्यूज हुए होगे कि भाई क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम तो 2 ही होते हैं, अब 2 ही क्रोमोसोम है तो उसमें 3 जीन कैसे आ सकता है सेम लोकस पे? तो सेम लोकस पे 3 जीन नहीं आता, सही है, सेम लोकस पे 3 जीन नहीं आते, 2 ही जीन होते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं, सही है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ये भी हो सकता है, ये जीनोटाइप भी हो सकता है आपका, और आपका जीनोटाइप ये भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि तीनों ही जीन एक ही साथ एक ही इंडिविजुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक ही इंडिविजुअल में हमेशा जीन पेयर की फॉर्म में ही होगा। अच्छा भाई, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो जीन होते हैं ये होते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 पर। कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 9, सही है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये इसके जीन मौजूद होते हैं। अच्छा भाई चलो अब हम ज़रा देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, सही है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? अगर किसी का फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप ए तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? उसके जीनोटाइप में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो होमोजाइगस होगा, सही है, या तो वो होमोजाइगस होगा या फिर वो हेट्रोजाइगस होगा, सही है। अगर ब्लड ग्रुप बी है उसके लिए भी सेम 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो होमोजाइगस है या तो वो हेट्रोजाइगस है, सही है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो होगा हेट्रोजाइगस बट इन कोडोमिनेंट फॉर्म, यानी उसके अंदर आई बी दोनों होगा। ठीक है भाई बच्चों। अच्छा जनाब, अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ओ, उसके लिए पॉसिबिलिटी हमारे पास उसके लिए भी एक ही है, वो हर हाल में होमोजाइगस होगा, सही है। तो ये ज़रा याद रखना, यानी अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, बी है तो भी 2 पॉसिबिलिटी है, ए बी है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ओ है तो एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, तो क्योंकि ये मल्टीपल एलील है इसकी वजह से हमारे पास 4 तरह के कैरेक्टर प्रोड्यूस हो सकते हैं, सही है। जबकि अगर मल्टीपल एलीलिक फॉर्म नहीं होती तो हमारे पास 2 ही तरह के कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, सही है। अच्छा जनाब, अब कुछ बातें और है, अब हम ज़रा एक इसकी एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद एक ज़रा पास पेपर का एक क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक की ही एग्जाम्पल को अगर मैं आपको सॉल्व करवाऊँ, फॉर जैसे कि एक है हमारे पास मिस्टर एक्स, सही है, और एक है मिसेस एक्स, सही है। ये मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल एज्यूम करके बता रहा हूँ, लेकिन ये बुक में भी है इसी तरह की सेम एग्जाम्पल है। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि भाई मिस्टर एक्स जो है उनका ब्लड ग्रुप है ए, और जो मिसेस एक्स हैं उनका ब्लड ग्रुप है लाइक ओ, सही है। अब ज़रा समझो, हमें पता है कि भाई ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, ए होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस, ओ के लिए हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, सही है। अच्छा भाई, अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई एक मिस्टर एक्स है जिनका ब्लड ग्रुप ओ ए है और एक मिसेस एक्स है जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, अब हमें ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर एक्स होमोजाइगस हैं, अगर मिस्टर एक्स होमोजाइगस हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी इनके चिल्ड्रन में ब्लड ग्रुप ओ के होने की। देखो एक बात याद रखना, अगर ये होमोजाइगस है तो इसमें ब्लड ग्रुप ए का होना, इसमें ब्लड ग्रुप ओ का होना इम्पॉसिबल है, 0% चांस है। ये बात याद रखना, आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको ज़रा बताता हूँ। देखो भाई, अगर ये होमोजाइगस है तो कुछ ऐसे होगा। अब देखो, अगर ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो भी जीनोटाइप क्या बनेगा, दिस वन, और अगर ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो भी जीनोटाइप क्या बनेगा, दिस वन, सही है। तो अब यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, टेस्ट क्रॉस वाली बात याद रखो। टेस्ट क्रॉस में क्या बताया था, अगर डोमिनेंट जीन जो है वो होमोजाइगस है तो जो प्रोजेनी आती है फर्दर आगे जो अपकमिंग जनरेशन आती है वो हमेशा 100% डोमिनेंट होगी, सही है, ये याद रखना। अगर मिस्टर एक्स ए के लिए होमोजाइगस है तो इनके ऑफ स्प्रिंग में 100% ए बनेगा, सही है। और अगर
ये हेट्रोजाइगस होते तो आप कहते हैं 50-50। क्यों 50-50? ज़रा मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, अगर ये फर्टिलाइज होगा तो ए, अगर ये फर्टिलाइज होगा तो ओ। सही है, तो 50-50% चांसेस हो गए। तो हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है भाई बच्चों। आई डू होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक पास पेपर का एक न्यूमेरिकल कह दिया गलती से। अगर एक पास पेपर का है हमारे पास 2010, ये है पास पेपर DUHS डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का NTS का पेपर है। इसकी अकॉर्डिंग मैं ज़रा इसको रीड करता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या बात है कि ये मेरा ख़जाना है, इस पे सारे पास पेपर लिखे हुए। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या बात है, इफ़ अ न्यू बॉर्न बेबीज़ गेट मिक्स अप इन अ हॉस्पिटल, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं दो, मिक्स हो जाते हैं, हाउ कुड यू डिटरमिन देयर पेरेंटेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब भाई इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें उसके पेरेंट्स का पता लगाना है। सही है। अब थोड़ी CID वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। एक इन्फॉर्मेशन है बेबी 1 के बारे में और इन्फॉर्मेशन है बेबी 2 के बारे में। सही है। बेबी 1 और बेबी 2 दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन है। बेबी 1 जो है उसका ब्लड ग्रुप है O, बेबी 2 जो है उसका ब्लड ग्रुप है B। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब कुछ जो दो कपल्स थे जिनका बेबी मिक्स हुआ था उसके बारे में। एक है कपल 1 जिसमें है मिसेस एली का ब्लड ग्रुप है A और मिस्टर एली का ब्लड ग्रुप है AB। सही है। और फिर दूसरा कपल जो है उसमें मिसेस अहमद है जिनका ब्लड ग्रुप है A, और फिर एक मिस्टर अहमद है, मिसेस अहमद का ब्लड ग्रुप A है और जो मिस्टर अहमद है उनका ब्लड ग्रुप भी A है। सही है। अब ज़रा ऑप्शंस क्या गिवन है मैं यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ, मैं इसको लिख नहीं रहा यहाँ पे। सही है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ऑप्शन क्या गिवन है। पहले ऑप्शन को पढ़ने से पहले मैं ज़रा इसको आपको ये मिस्ट्री को हम सॉल्व कर लेते हैं। सही है कि भाई आखिर क्या हो सकता है। अब ज़रा देखते हैं कि इनमें से कौन सा बेबी किसका हो सकता है। या तो बेबी 1 इनमें से किसी एक कपल का है, या दोनों ही बेबी एक ही कपल्स के हैं, जुड़वा हो सकते हैं दोनों। अच्छा, बेसिकली दोनों ट्विन नहीं हो सकते। ट्विन्स क्यों नहीं हो सकते? एक सूरत है, एक सूरत हो सकती थी कि भाई अगर क्या कहते हैं ये फैटर्नल ट्विन हो सकते हैं। लेकिन अब ज़रा इस बात को समझो, ज़रा समझना क्या है। देखो भाई, अगर हम ये समझते हैं कि ये ट्विन्स नहीं है, तो अगर बेबी 1 का ब्लड ग्रुप है O, तो उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ है? उसकी पॉसिबिलिटी चाहे कपल 1 में है या मिस्टर अली के कपल में या कपल 2 में। कैसे पता करेंगे? सही, पता ऐसे करेंगे, दूसरे बेबी को देखो जिसका ब्लड ग्रुप है B की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक जगह पे है, वो है यहाँ पर। अब 2A में तो B प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर होमोजाइगस है तो IA। सही है, समझ में आ रही बात। B तो कहीं से सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब है जो बेबी 2 है वो बिलोंग करता है मिस्टर, ये बात तो कंफर्म हो गई। ये बेबी 2 इनका ही है। अब बेबी 1 इनका है या नहीं है ये पता लगाना है। सही है, बेबी 1 इनका है या नहीं है ये बात पता लगानी है। अच्छा, कैसे पता लगाएंगे भाई? देखो यहाँ पे AB है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, IA-IB। अब देखो IAB है और IB है, और इसका ब्लड ग्रुप अगर या तो ये हेट्रोजाइगस है या तो मिसेस अली होमोजाइगस है। चलो अगर मान लिया कि मिसेस अली हेट्रोजाइगस है, यानी उनके अंदर स्मॉल I भी प्रेजेंट है, फिर भी O कभी भी इसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये I भी फर्टिलाइज होता है तो या तो ब्लड ग्रुप B बनेगा, और अगर A से फर्टिलाइज होता है तो ब्लड ग्रुप A बनेगा। O कभी भी नहीं बन सकता। सही है, O कभी भी नहीं बन सकता। और क्योंकि भाई O है और एक B है, इसकी वजह से ये दोनों ट्विन्स भी नहीं हो सकते। सही है,
क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई देखो दोनों पेरेंट्स में ओ तो बन ही नहीं सकता, तो ट्विंस ये लोग हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन क्या गिवन है? ऑप्शन ए है बेबी वन इज़ द चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अली। क्या बेबी वन मिस्टर और मिसेस अली का चिल्ड्रन है? नहीं, बेबी टू इनका चिल्ड्रन है। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी गिवन है बेबी टू इज़ द चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अली। बेबी टू किसका चाइल्ड है? मिस्टर एंड मिसेस अली। ये तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। दिस वन मे बी दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी के मैंने बेबी टू इज़ द चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अहमद। बेबी टू मिस्टर एंड मिसेस अहमद का चाइल्ड नहीं हो सकता, बी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला भी गलत है। डी बोथ बेबीज आर द चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अहमद। बोथ बेबी तो हो ही नहीं सकते कभी, मैंने बता दिया रीज़न। सी है इनएडिक्वेट डाटा, मतलब हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन। तो भाई इतना डेटा तो था यहाँ पे कि हम उसको पता लगा सकते थे, तो जो ऑप्शन ई है वो भी नहीं है। सही है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी जो था वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में क्या है? अ बेबी टू इज़ द चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अली। दैट्स इट। सही है। अब भाई इतना लंबा सवाल था, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टाइम सिर्फ 45 सेकंड का है, बहुत आसान है। आप इसकी प्रैक्टिस करो, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। बी को देखो और यहाँ पर देखा बी, बस समझ में आ गई बात। सही है। और यहाँ पर दोनों ए बी हैं, तो यहाँ पर ओ तो कभी भी नहीं हो सकता। सही है, ओ कभी भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है बेबी बी इनका है, ओ इनका है। समझ आ रही है बात? दैट्स इट। और फॉर एग्जांपल अगर एज्यूम कर लो, एक और मैं आपको, अगर यहाँ पर ओ होता, सही है, अगर यहाँ अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, लेकिन स्टिल बेबी वन इनका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये ओ होता तो इसका जीनोटाइप ये होता और इसका जीनोटाइप आई ए आई बी होता। तो अगर ये आई ए से फर्टिलाइज होता तो ब्लड ग्रुप ए बनता, और अगर ये बी से फर्टिलाइज होता तो ब्लड ग्रुप बी बनता। फिर भी ओ के चांसेस यहाँ पर नहीं थे। सही है। एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, अगर यहाँ पे बी होता, अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ सकती थी। सही है, अगर यहाँ पर बी होता फिर भी यहाँ पे ओ तो नहीं हो सकता था, फिर भी यहाँ पे ओ की पॉसिबिलिटी नहीं थी। समझ आ रही है बात? तो आपको इस तरह से ख़ुद से जज करना पड़ेगा कि भाई आखिर आंसर क्या हो सकता है। ये आपके ऊपर है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना सीख जाओगे। सही है, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, आई डू होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक चीज़ सीखनी है, वो क्या सीखना है? भाई एक टॉपिक है हमारे पास, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या बात बता रहा है? एपिस्टेसिस में क्या चीज़ें हैं? देखो भाई, एपिस्टेसिस का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत क्लियरली अच्छी सी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों एक दूसरे के क्या है? होमोलोगस हैं। सही है, दोनों एक दूसरे के क्या है? होमोलोगस हैं। होमोलोगस का मतलब है अगर इस पे जो जीन है, इसका जो एलील होगा वो इस दूसरे क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा। यानी इसका मतलब है एक कैरेक्टर के लिए जो जीन होंगे वो दोनों के सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। अब इस एक बात समझो, फॉर एग्जांपल इस पे जीन है कलर का। सही है, इस पे जीन किसका है? कलर का। अब किसी दूसरे लोकस पे एक जीन का पेयर मौजूद है जो इसके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे। सही है, इसके कैरेक्टर को सप्रेस करे अपनी मौजूदगी की वजह से। सही है, मैंने क्या बताया कि भाई इस लोकस पे एक जीन का पेयर था कलर के लिए। सही है, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर ब्लैक कलर के लिए एक जीन, किसी भी हम ये समझ लेते हैं कि फ्लावर में ब्लैक फ्लावर के लिए यहाँ पे जीन था। लेकिन थिंग इज़ डैट कि यहाँ पर एक और जीन है जो कि इस ब्लैक फ्लावर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रख रहा है। अगर ये मौजूद है तो ये ब्लैक फ्लावर को प्रोड्यूस होने नहीं दे रहा। सही है, तो ये जो इन्फ्लुएंसिंग है ना, ये जो इन्फ्लुएंस है, ये कहलाता है एपिस्टेसिस। तो जो जीन इन्फ्लुएंस कर रहा होता है वो कहलाता है एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन इन्फ्लुएंस हो रहा होता है वो कहलाता है हाइपो
स्टैटिक जीन। सही है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो एपिस्टैटिक जीन, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है भाई बच्चों, इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ एपिस्टेसिस। सही है, हमारे पास दो तरह के एपिस्टेसिस होते हैं, एक कहलाता है रेसेसिव एपिस्टेसिस और एक कहलाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एक एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है माइस की, बुक वाली ही एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, माइस की एग्जाम्पल है। सही है, माइस में दो तरह के कलर्स हैं, एक है हमारे पास ग्रे और एक है ब्लैक। सही है, ग्रे है और ब्लैक है। अब समझो इस बात को ज़रा। फॉर एग्जांपल ग्रे जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल बी। ब्लैक जो है वो रेसेसिव है। सही है, ब्लैक क्या है, रेसेसिव है। बट थिंग इज डैट कि उसी क्रोमोसोम में, मतलब सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में एक और जीन है कैपिटल सी और स्मॉल सी। सही है, कैपिटल सी का मतलब है डोमिनेंट, स्मॉल सी का मतलब है रेसेसिव। अब समझो इसको ज़रा, ये कलर जो है ग्रे या ब्लैक, इसके लिए पिगमेंटेशन यानी कलर का जीन होगा तो ये प्रोड्यूस होंगे, अगर ये जीन नहीं होगा तो ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो कैपिटल सी है ये पिगमेंट प्रोड्यूसिंग है और ये जो स्मॉल सी है ये पिगमेंट प्रोड्यूसिंग नहीं है। यूँ समझो कि ये जो जीन है ये नॉन इन्फ्लुएंशियल है, और ये जो है ये इन्फ्लुएंशियल है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर भाई देखो, अगर हमें पता है डोमिनेंट मौजूद होगा, रेसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर रेसेसिव जीन मौजूद है, दोनों स्मॉल सी है, तो ये अगर अपनी मौजूदगी में, यानी अगर ये होमोजाइगस रेसेसिव है तो ये अपनी मौजूदगी में इस कलर को या इस कलर को प्रोड्यूस होने नहीं देगा। सही है, ये अपनी मौजूदगी में इस कलर को प्रोड्यूस होने नहीं देगा। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे बात समझ में आ जाएगी। हम एक काम करते हैं, एक होमोजाइगस लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हम हेट्रोजाइगस कंडीशन एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल दो ग्रे माउस है, दो ग्रे माइस है हमारे पास। सही है, अब ये जो ग्रे माइस है ना, इसका जीनोटाइप कुछ इस तरह का है, लाइक दिस, कि भाई ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, हेट्रोजाइगस ले लिया, और इसके लिए जो पिगमेंटेशन का जीन है वो कैपिटल सी स्मॉल सी है। ग्रे के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। सही है, अब ज़रा इसकी पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करो। बताया था ना क्या फार्मूला होता है, 2n, कितने हेट्रोजाइगस है, 1 2, तो 2 × 2 कितने हो गए, 4। 4 पॉसिबिलिटी है इसकी। 4 पॉसिबिलिटी कैसे है, 4 पॉसिबिलिटी, कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी स्मॉल सी। इन द सेम वे इसकी भी 4 पॉसिबिलिटी है, कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी स्मॉल सी। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सही है, मैं अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फिनोमेना आपको समझाना है। सही है, अब इसको इतनी लंबी नहीं करोगे। सही है, इसको चलो अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन तो नहीं देनी। यहाँ पे लाइन खींच दी, सही है, मिटा देता हूँ। उसका जीन मैंने यहाँ पर ऐसे वर्टिकली लिख दिया, कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी स्मॉल सी। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। सही है, अच्छा जी, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। सही है, इसको भी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराता जा रहा हूँ। चलो भाई, ये तो मैंने लिख दिया। अब ज़रा समझो इसको। भाई ये वाला कैरेक्टर कौन सा आएगा, सिर्फ ये देखो
कि कैपिटल सी कहाँ कहाँ पे है। जहाँ जहाँ कैपिटल सी है वहाँ या तो ब्लैक होगा या तो ग्रे होगा, सही है। कैपिटल बी जहाँ पर होगा तो वहाँ पे ग्रे होगा। देखो भाई ये कैपिटल सी है, इसको मार्क कर दिया, यहाँ पे कैपिटल सी है मार्क कर दिया, यहाँ पे कैपिटल सी है मार्क कर दिया, यहाँ पे कैपिटल सी है मार्क कर दिया, चारों जगह पे कैपिटल बी हैं, यानी ब्लैक तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, सही है। चलो यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल सी दोनों है, मार्क कर दिया, कैपिटल बी स्मॉल सी है, यहाँ पे कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा, इसको छोड़ दो। कैपिटल बी कैपिटल सी मार्क, कैपिटल बी बट नॉट कैपिटल सी छोड़ दो, कैपिटल बी कैपिटल सी मार्क, कैपिटल बी कैपिटल सी मार्क, कैपिटल बी कैपिटल सी, एक मिस्टेक हो गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बी कैपिटल सी, अभी स्मॉल बी को छोड़ दो, स्मॉल बी स्मॉल को छोड़ दो, कैपिटल को देखो बस, कैपिटल बी कैपिटल सी मार्क, कैपिटल बी बट नॉट कैपिटल सी, अब कहीं पे भी नहीं। इसको ज़रा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। ये 9 हमारे पास, ब्लैक कितने आ गए, ब्लैक आ गया हमारे पास 9, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बी बट नॉट कैपिटल सी, अब सिर्फ कैपिटल सी को देखो, कैपिटल सी यस, कैपिटल सी यस, कैपिटल सी यस, कितने हो गए 1 2 3, यानी ये कैपिटल सी है लेकिन स्मॉल बी है। स्मॉल बी में कौन सा कलर बनेगा, सॉरी ये ग्रे, ब्लैक नहीं ये ग्रे था। स्मॉल बी में कौन सा कलर बनेगा, ब्लैक। कितने हैं टोटल, 3 है, 3 को। अब जो बच गए हमारे पास, कैपिटल बी है बट स्मॉल सी है, कैपिटल बी है बट स्मॉल सी है, कैपिटल बी है बट स्मॉल सी है, कैपिटल बी है बट स्मॉल सी है। यहाँ पर थिंग इज दैट ये और ये जो है ना हमारे पास, ये कैसे, ये ना ब्लैक होंगे ना ग्रे होंगे, ये होंगे वाइट। 1 2 3 4, सही है। ये कैसे हैं, ये हैं वाइट 4, सही है। अब इस चीज़ को ज़रा समझो कि भाई ये जो, यानी इसका मतलब है ये जो स्मॉल सी था, इसने अपनी मौजूदगी में इस कलर को प्रोड्यूस होने नहीं दिया, सही है। इस कलर को इस पेयर ने, इस क्रोमोसोम के पेयर ने, यानी सॉरी इस जीन के पेयर ने, इन दोनों एलील्स ने अपनी मौजूदगी में इस कलर को प्रोड्यूस होने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, तो ये कहलाता है ये इन्फ्लुएंस कर रहा था, इस वजह से नहीं दिया। तो ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है एपिस्टेसिस। क्योंकि ये एपिस्टेसिस रेसेसिव एलील्स की वजह से हुई है, ये कहलाता है रेसेसिव एपिस्टेसिस। अब एक बात याद रखना, जब कभी भी रेसेसिव एपिस्टेसिस होगी तो जो हमारे पास रेशियो आएगा वो हमेशा कम होगा, सही है। रेशियो हमेशा कम होगा, समझ में आ रही बात। यानी हमारे पास जो 16 स्पीशीज़ बनी थी, उन 16 में से 1% जो है ये क्या बना है, रेशियो। यानी इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 4, या यूँ समझ लो 25% का जो रेशियो है वो इसका बने। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब है जब रेसेसिव एपिस्टेसिस होगी तो हमारे पास जो एपिस्टैटिक रेशियो होगा, एपिस्टैटिक का मतलब क्या है, जो इन्फ्लुएंस्ड है, सही है, वो कम होगा। समझ में आ रही होगी बात, आई डू होप। अच्छा, अब ये जो कलर्स थे, यानी जहाँ पे वाइट कलर प्रोड्यूस हुआ, ये जो जीन है ये कहलाता, जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो हाइपोस्टैटिक। अब इसको डोमिनेंट रेसेसिव नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों एक जीन नहीं है, अलग अलग जीन है, सही है, अलग अलग जीन है। ये जो जीन है ये इसको अपना कैरेक्टर प्रोड्यूस करने नहीं दे रहा, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि भाई ये कह रहा है मैं पिगमेंटेशन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो तुम्हारा कलर कैसे प्रोड्यूस होगा। तो ये वाइट कलर, वाइट माइस प्रोड्यूस कर देते हैं, सही है। अच्छा जी, अगर यही चीज़ डोमिनेंट की वजह से होता, अब देखो डोमिनेंट यहाँ पे कितनी जगह पे थे, डोमिनेंट थे यहाँ पे, तो हमारे पास ग्रे और ब्लैक प्रोड्यूस हुआ। अगर डोमिनेंट की वजह से कैरेक्टर प्रोड्यूस ना हो, आगे एग्जांपल है बुक में जिनेवा पिक की, वो आप खुद ही देख लेना, मैं उसको सॉल्व नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि एक करवा दिया ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, वरना उस पर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे कैपिटल सी थे, अगर फॉर एग्जांपल ये डोमिनेंट जीन इन्फ्लुएंस कर रहा होता, तो डोमिनेंट जीन को इन्फ्लुएंस करने के लिए होमोजाइगस होना ज़रूरी नहीं है। ये रेसेसिव था, इस रेसेसिव को इन्फ्लुएंस करने के लिए होमोजाइगस होना ज़रूरी था। डोमिनेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए होमोजाइगस होना ज़रूरी नहीं है। वो इस फॉर्म में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो इस फॉर्म में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है,
सही है। तो जब कभी भी डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो तो उस वक्त रेशियो क्या आएगा, यानी देखो ये 9 और ये 3, ये जो हाइपोस्टैटिक रेशियो है ये बन जाएगा एपिस्टैटिक रेशियो में, यानी 12। समझ में आ रही बात। तो जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है उसका रेशियो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आ रही होगी बात ये, सही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है भाई बच्चों। आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा एक और 2-3 टॉपिक्स हमारे पास रह गए, वो हमने शायद आज की वीडियो में वो कवर ना हो पाए, सही है, लेकिन इंशाल्लाह अब उसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी, कल या परसों, सही है। अच्छा जनाब, अब जो है एक छोटा सा टॉपिक ये था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हमने पढ़ा मल्टीपल एलील्स और एक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या तो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कैरेक्टर एक है लेकिन उस कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए जो एलीलिक पेयर हैं वो एक से ज़्यादा हैं, सही है, एलीलिक पेयर एक से ज़्यादा है। अब इसमें और मल्टीपल एलील्स में फ़र्क है। मल्टीपल एलील्स में क्या बताया था, एलील्स ज़्यादा हैं, सही है, एलील्स ज़्यादा हैं। उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन के पेयर्स ज़्यादा होते हैं, एक ही कैरेक्टर है, सही है, एक ही कैरेक्टर है, कलर, वही कैरेक्टर एक दूसरे पेयर से भी प्रोड्यूस हो जाएगा, पहले पेयर से भी प्रोड्यूस हो जाएगा, तीसरे पे एक जैसे कर्नल कलर की एग्जांपल है, उसके लिए जो जीन है A1 इससे भी प्रोड्यूस होगा, A2 इससे भी प्रोड्यूस होगा, A3 इससे भी प्रोड्यूस होगा, सही है। तो ये कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ में आ रही बात। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे, जैसे हम स्किन कलर है, इंटेलिजेंस है, हाइट है, टंग रोलिंग है, ये सारी चीज़ें, ये प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो एग्जांपल है, ये सारी किसकी एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, सही है। अब यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। पैलियोट्रोपी एक है, पैलियोट्रोपी को भी वो थ्योरेटिकल बात है, उसको भी मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा। पैलियोट्रोपी का मतलब ये है कि भाई जीन का पेयर एक है, कैरेक्टर एक से ज़्यादा है, सही है, एक ही पेयर मल्टीपल कैरेक्टर प्रोड्यूस कर देता है, सही है, तो दैट इज़ द पैलियोट्रोपी। समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला में एग्जांपल है, जो आई कलर के लिए भी जो जीन होता है वो स्पर्म के साइज़ के ऊपर भी वही इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, यानी एक ही कैरेक्टर है, एक ही पेयर है जीन का, कैरेक्टर उसके ज़्यादा है, तो ये फिनोमेना कहलाता है पैलियोट्रोपी, सही है। अब जो हमारे पास दो ही चीज़ें बची हैं, क्रॉसिंग ओवर और फिर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ये दो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और मैं उसको उसमें आपको उसको डिस्क्राइब भी करूँगा। तो इस वजह से मैं इसको आज जो है यूँ समझो कि थ्योरेटिकल बातें सारी ख़त्म हो गई। अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, सही है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आगे दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करो, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके और इन स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। थैंक